बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम मैथ्यू आर्नल्ड के ऊपर बात करेंगे। अब मैथ्यू आर्नल्ड हमारे पास कौन है बेटा? आपको पता है हम विक्टोरियन राइटर्स के ऊपर बात करना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले हमने लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऊपर हमने लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं। तो बेटा अब हम मैथ्यू आर्नल्ड डिस्कस करते हैं। तो मैं इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया कि जब हम कोई ऑथर को या हम कोई राइटर को डिस्कस करते हैं तो उसको अकेले में डिस्कस करना मज़ा नहीं आता ना, उसको हम पूरा उसको समझते हैं। वो हम क्या करते हैं, उनको और राइटर्स के साथ हम कंपेयर करते हैं। जैसे मैं मैथ्यू आर्नल्ड के ऊपर बात करता हूँ तो मैं और राइटर से उसको कंपेयर करता हूँ कि उनका वर्क क्या था और उसने कितना कंट्रीब्यूशन की, अब उसने कितना कंट्रीब्यूशन की। जैसे मैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऊपर जब मैं बात कर रहा था तो मैंने उसको टेनिसन के साथ कंपेयर की। अच्छा बेटा, अगर हम उन दोनों की बात कर ले, टेनिसन की और रॉबर्ट ब्राउनिंग की, याद रखिए कि बेटा वो रोमांटिक से इंस्पायर थे और इवन उनके पोइट्री के अंदर भी चंद आपको इंग्रेडिएंट्स ऐसे कुछ नज़र आ जाएंगे कि बिल्कुल वो रोमांटिक्स राइटर जो कि हमारे पास शेले एंड कीट्स हैं, उनसे वो उन दोनों राइटर से, रोमांटिक के राइटर से, ये जो दोनों विक्टोरियन राइटर्स है टेनिसन एंड ब्राउनिंग जो है वो इंस्पायर थे। अच्छा, अब आर्नल्ड में यूनिक बात क्या है? याद रखिएगा बेटा, वो एडमायरर था, उसको बड़ा तारीफ़ें करता था वर्ड्सवर्थ का, लेकिन उससे वो इंस्पायर नहीं था। तो ये हमारे पास एक ऐसा राइटर है कि है विक्टोरियन और एडमायरर कौन किसका है? वर्ड्सवर्थ का। ये आपको एमसीक्यूज भी हो सकते हैं कि मेंशन द राइटर हु वाज द एडमायरर ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड ही वाज विक्टोरियन, तो आप ना भूले कि दैट वाज मैथ्यू आर्नल्ड। अच्छा, मैथ्यू आर्नल्ड इससे बढ़ के एक दूसरी उसके अंदर कौन सी खास बात थी? याद रखिएगा, हमारे यहाँ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर चंद ऐसे राइटर हैं जो एक ही टाइम पे वो पोइट के साथ साथ या कोई नावलिस्ट के साथ साथ या कोई ड्रामाटिस्ट के साथ साथ वो क्रिटिक्स भी थे। तो ये हमारे पास उन रेयर कैटेगरी में से आता है मैथ्यू आर्नल्ड कि ना सिर्फ वो एक पोइट था, एक राइटर था, एक शायर था, बल्कि साथ साथ एक तनकीद निगार, एक क्रिटिक भी था। वो उसका याद रखिएगा, वो पोइट्री से हट के ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म पे मशहूर है। उसने बड़ा टॉप लेवल का क्रिटिसिज्म, उसके टॉप लेवल के कोट्स, उसने इवन बहुत सारे ऐसे राइटर्स हमारे पास मौजूद है जो उसको उसने वो मैं आपको वो जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं, उसको उसने वो लक़ब भी दी कि फॉर एग्जांपल ही इज़ द फादर ऑफ पोइट्री एंड ही इज़ द फादर ऑफ ड्रामा एंड दिस एंड दैट, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एपिक। सो ये जो है मैथ्यू आर्नल्ड का जो हद लेवल का कंट्रीब्यूशन है तो वो एज अ क्रिटिक है। अब हम बात करेंगे कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। मैं आपको बता दिया बेटा कि वो वर्ड्सवर्थ का एडमायरर था, लेकिन उससे वो क्या था, उसको वो कोई इन्फ्लुएंस उसके पोइट्री के अंदर ताहम उसको वो पसंद था। याद रखिएगा बेटा, पोइट्री के अंदर उसने एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस की, उसने करेक्टनेस के ऊपर फोकस की, फॉर्म के ऊपर। कि मतलब ये नहीं कि आर्टिफिशियल फॉर्म बनाए और इसके अंदर जो भी हो तो उसने, याद रखिएगा, वो कहते हैं कि इन पोइट्री विच मेंट स्कीम ऑफ लिटरेचर, कि पोइट्री जो है ये हमारे पास एक लिटरेचर की एक स्कीम है। और साथ साथ मैं बता भी दिया कि ही इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन एरा। अच्छा बेटा, अगर हम आगे बढ़े तो उसके अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात कर ले तो उसके वो आपसे अंदाज़ा होगा उसकी कंट्रीब्यूशन का। उसने बहुत ग्रेट वर्क प्रोड्यूस की। याद रखिएगा, उसने शेक्सपियर नाम से, सोनेट ऑन शेक्सपियर, उसने एक पोम लिखा, एक सोनेट लिखा, जिसके अंदर जो है उसने पूरा शेक्सपियर को बयान की। और साथ साथ जो है उसके अदर जो ग्रेट पोम्स है जिसके वो बड़े मतलब खूबसूरती है या खूबसूरती के ऊपर उसने वो लिखी है। सो जैसे कि हमारे पास रेक्वेस्कॉट, हमारे पास एक पोइम है उसका, उसके लॉन्गर पोइम में हमारे पास आता है स्ट्राइड रिवॉल्वर, और दूसरा जो है हमारे पास है एम्पेडिक्लॉस ऑन इतना, और इसका थर्ड जो लॉन्ग पोइम है वो है सोराब एंड रस्तम एंड उसके द स्कॉलर गिप्सी, आप शायद आप लोग जानते हैं। और उसने एक एलिजी भी लिखी है टायरेसियस। उसने क्लार्क के ऊपर अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन है। और ये टॉप लेवल के एलिजी है। एलिजी तो आप लोग जानते हो ना, जब हम किसी के मौत के ऊपर वो लिखते हैं। तो उसने जैसे कि हमारे पास मिल्टन का वो एलिजी है, लोसियट्स जैसे कि शेले का एडोनिस है, इस तरह जो है वो मैथ्यू आर्नल्ड का भी टायरेसियस एक
फ्रेंड के ऊपर जो है, जब उसके डेथ के ऊपर उसने लिखी है। याद रखिएगा बेटा, अगर उसके हम फॉर सेकंड मॉर्म उसके एक पोम है, अगर उसके ऊपर हम बात कर ले तो उसके अंदर आपको बड़ा म्यूज़िकल जैसा और बड़ा मेलोडियस गमगीन जैसा म्यूज़िक जो है, मतलब एक ऐसा सॉन्ग है इसके अंदर या ऐसा पोएम है जो एक म्यूज़िक पाम में एक गम जो है वो आपको एक्सप्रेस करता है। उसने जो उसके और जो पोएम्स है, एज ऑफ डाउट जैसा कि उसको हम कहते हैं ना, तो अगर हम समर नाइट उसकी हम बात कर ले, एक पोएम है उसका, विक्टोरियन वॉज द एज ऑफ डाउट, तो समर नाइट हमारे पास एक ऐसा पोएम है जिसमें ये चीज़ का द एज ऑफ डाउट के थीम से या द मेमोरियल वर्सेस, तो ये एक दोनों हमारे पास ऐसे पोम हैं जो रीडर्स को फील करता है, जो रीडर को यह ध्यानी देता है कि ये किस तरह के वो मतलब दौर में मैथ्यू आर्नल्ड रहता था। अगर हम ये पोम हमने बात की एम्पेडिक्लॉस का, हम बात कर ले, इधर मैं नाम लिखता हूँ ताकि आपसे ना भूल जाए। अच्छा, तो मैं आपको बता दिया कि उसकी एक पोम है एम्पेडिक्लॉस ऑन इतना, तो ये हमारे पास एक ऐसा पोएम है कि आर्नल्ड ने इस पोएम के अंदर जो है वो उसने एक कैरेक्टर, एक पर्सन के ऊपर, एक फिलोसफर के ऊपर जो है ये पोम जो है ये बेस्ड है, जिसने वो जो है अपना फिर उसने सुसाइड की, ख़ुद को ख़त्म की, क्योंकि उस टाइम पे उस दुनिया में उसको यूनिटी नहीं मिल रहा था और ऑलनेस नहीं मिल रहा था। तो इस पोएम के अंदर भी आपको द एज ऑफ कन्फ्यूजन या द एज ऑफ डिप्रेशन जो है आपको वही थीम आपको दिया जा रहा है। याद रखिएगा बेटा, उसका एटीट्यूड जो थे लाइफ के ऊपर जो है ये बड़ा पॉजिटिव, जो मतलब बड़ा कंट्रास्ट था ऑप्टिमिज्म, मतलब वो पेसिमिज्म भी नहीं, उससे भी वो नीचे था। और वो उस बात का, जैसे कि ब्राउन वो कहता है इज़रा बिन इज़रा पोम के अंदर के द बेस्ट इज़ येट टू बी, कि अच्छा वक्त आएगा, वो इस बात का भी बड़ा वो कंट्रास्ट है, मतलब मुखालिफ है कि मतलब कोई अच्छा वक्त नहीं आता। अगर हम उसके एज अ क्रिटिक हम बात कर ले तो वो चाहता है कि पोइट्री जो है, पोइट्री शुड बी प्लेन एंड सिवियर, मतलब पोइट्री जो है ये बस सीधा सीधा, लेकिन ये है कि बड़ा सिवियर पोइट्री हो। और पोइट्री जो है ऐसा नहीं कि मतलब कोई करसरली पोइट्री, वो चाहते हैं कि पोइट्री इज़ एक्चुअली द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है कि हाउ डू डिफाइन द पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। सो ये डेफिनेशन मैथ्यू आर्नल्ड ने दी है। वो कहते हैं कि पोइट्री इज़ एक्चुअली द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि आर्नल्ड एज अ क्रिटिक, आर्नल्ड वांट पोइट्री टू बी प्लेन एंड सिवियर। वो कहते हैं कि सादा सादा, लेकिन ये सिवियर होना चाहिए ताकि आसान से ये समझ में ना आए। ठीक है बेटा, अगर उसकी हम वो बात कर ले तो वो चाहते हैं कि पोइट्री जो है वो सिवियर होना चाहिए, जिसके अंदर सीरियस होना चाहिए। अच्छा, अगर आर्नल्ड की खुद की पोइट्री हम देख ले तो ये बड़ा प्लेन एंड प्रोजेक है। प्रोजेक का मतलब जिसके अंदर कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, बस हकीकी पोइट्री है, जो हकीकत में पोइट्री जैसा है उसी जैसा है। तो बेटा ये हमारे पास हुआ थोड़ा सा आर्नल्ड के ऊपर। अच्छा, अब उसी वक्त का जो हमारे पास छोटे मतलब माइनर विक्टोरियन एरा के जो हमारे पास माइनर पोइट्स है, इसमें से हमारे पास मिसेस ब्राउनिंग एंड क्लार्क, तो उसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं। आप लोगों ने एलिज़ाबेथ बैरेट नाम सुना होगा। एलिज़ाबेथ बैरेट हमारे पास एक लड़की है जो कि उसका, मैं इधर नाम लिखता हूँ, एलिज़ाबेथ बैरेट। ये हमारे पास पैदा हुआ 1806 में एंड उसका डेथ हुआ 1861 में। याद रखिएगा बेटा, ब्राउनिंग जो है उससे वो काफ़ी इंस्पायर हुई और आखिर में ये हुआ कि एलिज़ाबेथ बैरेट जो है ये बन गई मिसेस ब्राउनिंग, मतलब ब्राउनिंग ने उसके साथ शादी की। तो जब उसने वो मिसेस ब्राउनिंग बनी तो वो भी शायर थी और उसकी बड़ा शौक़ है, तो उसने इसके बाद जो है चंद कंट्रीब्यूशन की, जिस तरह हमारे पास जो है उसके अपना सेंसिटिविटी के ऊपर या वॉइस के ऊपर जो है। याद रखिएगा बेटा, ये कॉलरिज से भी वो बड़ा इंस्पायर थी, लेकिन उस जो है बड़ा सेंसिटिव मूड में उसने एक पोएम लिखा जिसका नाम है कॉपर्स ग्रेव।
और साथ साथ जो है उसने द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन उसका बड़ा ज़बरदस्त पोइम है। उस टाइम पे जो चाइल्ड लेबर होता था ना, ये उसका अगेंस्ट था, ठीक है। और साथ साथ जो है उसने एक दूसरा सोनेट्स फ्रॉम दी पोर्ट्रीगोस, तो ये उसके थर्ड वर्क है। और उसने और लाई जो है उसके नेक्स्ट वर्क है जो उसने लिखी। नेक्स्ट हमारे पास जो माइनर आथर्स है तो ये हमारे पास है आर्थर हॉक क्लार्क। इधर मैं नाम लिखता हूँ, आर्थर हॉक क्लार्क। ये हमारे पास एक माइनर आथर है। ये 1819 में वो पैदा हुआ और इसका डेथ हुआ 1861 में। याद रखिएगा ये वही राइटर हैं जिसके ऊपर आर्नल्ड ने एक एलिजी लिखी, और उस एलिजी का क्या नाम है, इधर मैं वो लिखता हूँ, उसका नाम है टायरेसियस। टेरेसियस एक एलिजी है जो कि आर्नल्ड ने इस आर्थर हॉक क्लार्क के ऊपर उसने लिखी है। अच्छा, उसका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है लेकिन उसको इतना ग्रेट नहीं समझा जाता उसका। याद रखिएगा वर्ड्सवर्थ से बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था उसके अर्ली ईयर्स में, बट later he cut himself off from the words with narrow piety and moved toward the religious faith free of dogma। फिर जो है वो अपना मतलब उसने फेथ जो है उसने चेंज की, और वो मतलब वर्ड्सवर्थ से वो हट के फिर जो है वो पूरा जो है वो आर्नल्ड की तरफ वो चला। उसका एक पोएम है जिसका नाम है द डायस्पीचियस, मतलब डबल सोल। उसका नेक्स्ट है द बोती ऑफ तोब्रेना वोविच, तो ये उसका नेक्स्ट वर्क है। इस तरह और भी वर्ड्सवर्थ की तरह ये भी जो है बड़ा वो स्पिरिचुअलाइजिंग के ऊपर और पेवर नेचर के ऊपर जो है बड़ा एम्फेसिस देता है। तो बेटा ये हुआ हमारा चंद जो है ये विक्टोरियन जो पोइट्स है उसके ऊपर हमारा ये हुआ आज का लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह विक्टोरियन नॉवेलिस्ट के ऊपर बात करेंगे। ये मैं जो बड़े बातें हैं ग्रेट जो मतलब मेन बातें वो मैं करता हूँ। ये जो हमारा लेक्चर है B.R. मलिक किताब में हिस्ट्री क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पेज नंबर 180 एंड 181 पे आज हमारा लेक्चर 182 एंड 183 पे मौजूद है। तो बेटा ये हुआ आज का हमारा लेक्चर, और बेटा मुझे उम्मीद है कि शायद थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने वो जो बुलेट्स है इस लेक्चर से इतने 3-4 पेजेस से वो मैं आपके सामने लाया। बेटा इस किताब का पूरा MCQs नोट्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बगैर बेटा आप डटे रहें, मेहनत करें। और ये देखिए कितना सख्त सर्दी है, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताऊं कि सर्दी में बिस्तर से निकलना और सुबह सवेरे 4 बजे उठना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन बेटा उन लोगों को हमने मायूस करना है जो इस बात का मुंतज़र रहता है कि पत्थर ये आप नहीं कर सकते, तो उनको हमने मायूस करना है और हमने करके दिखाना है। तो इसके लिए चाहिए अज़म, पक्का इरादा। ये वक्त आया है कि एक विमेन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इंसान हवा में उड़ सकता है। इंडिया कमज़ोर मुल्क था, चांद पे कदम उसने रखा, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अज़म चाहिए, पक्का इरादा चाहिए। तो बेटा इंशाल्लाह हम डटे रहते हैं और इंशाल्लाह अगर हम मेहनत करते हैं तो कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।